सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक कह सकते हैं कि टफ सब्जेक्ट, काफ़ी कह सकते हैं टफ सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के बारे में। सेशन 2025-26 के लिए यूनिट 1 को हम कवर करने के लिए आ गए हैं। यूनिट 1 का एक पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने वही बात करता हूँ, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर कोई नहीं देने वाला मेरे अलावा। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। वीडियो लेक्चर इस बार आप सभी को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्रिटिकल टॉपिक्स के ऊपर जो आप सभी को नहीं समझ में आएगा उन सबको भी बताऊँगा। और आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप नोट्स की भी झलकी देख सकते हो। तो आप सभी के लिए सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा कि हाँ, हमको 99 रुपीज़ के बैच में जाना चाहिए या जो आजकल दे रहे हैं सब 700-800 रुपये का, उस पर जाना चाहिए। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ही देखने आओगे, क्योंकि मैं 25 क्वेश्चंस बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ 10 क्वेश्चन बताऊँगा और वो भी इस बार ऐप कर आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसा कि ये मेरा नोट्स है और इसी नोट्स को आपको ऐप के ऊपर मिलता है। ठीक है, मशीन डिज़ाइन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मशीन अभिकल्पन। तो डिज़ाइन पे ही ज़्यादा फोकस करो, यानी आप इंग्लिश वर्ड यूज करने की कोशिश करो। इंट्रोडक्शन को हम समझते हैं, यानी पहले नंबर तो हम डिज़ाइन के बारे में जानेंगे कि डिज़ाइन एक्चुअल में क्या है। तो डिज़ाइन कुछ नया चीज़ नहीं है। कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज एसी बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी हम नया एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है, को बनाने के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं उसका एक कह सकते हैं कि लेयर है, एक सिस्टम है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, उसके बारे में आप प्लानिंग करते हो, उसके बारे में आप आइडिया का एक स्टेप वाइज उसको यूज करते हो, जिससे कि कोई चीज़ आपकी बन करके आती है। डिज़ाइन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ प्लान आर कन्वेंशन, यानी उसको कन्वर्ट करोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अ सिस्टम। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपने प्लानिंग किया और फिर उसका हम कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे उसमें उसको कन्वर्ट किया, ये आपका एक डिज़ाइन होता है। चलिए, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं मशीन डिज़ाइन, ये तो डिज़ाइन के बारे में था, अब हम पढ़ेंगे मशीन डिज़ाइन के बारे में। तो आप सभी से अगर मशीन डिज़ाइन पूछता है एग्ज़ाम में, देखिए मशीन डिज़ाइन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको मशीन डिज़ाइन नहीं पता है तो आप क्या आगे बताओगे, किसी भी एग्जामिनर को क्या बताओगे, या टीचर पूछता है या इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ पूछ लिया डिज़ाइन से रिलेटेड, तो क्या बताओगे। डिज़ाइन को समझना तो ज़रूरी नहीं कि हाँ डिज़ाइन एक्चुअल में क्या है। देखो, मशीन डिज़ाइन का मतलब ये सिंपल सा मतलब समझ गए आप लोग कि मशीन का डिज़ाइन करना, किसी भी मशीन का डिज़ाइन करना एक ऐसा आप लोगों के लिए प्रोसेस होता है। वो क्या है, जिसमें हम सर्वप्रथम मशीन से किए जाने वाले कार्यों को पहचानते। पहला हमारा काम होता है रिकॉग्निशन, किसी भी चीज़ को पहचानना कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है। अगर मुझे ये एसी बनाना है तो हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अब एसी का पर्पज़ ही नहीं पता है और एसी का पर्पज़ पता है, मान लो कि हमें कूलिंग कर रहा है, ह्यूमिडिटी को बाहर फेंक रहा है, किस एरिया के लिए कितना टन की एसी का रिक्वायरमेंट होगा, उसमें कौन कौन सा मटेरियल्स यूज हो रहा है, उन सब का अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है तो हम किस तरीके से मशीन का डिज़ाइन करेंगे। तो मशीन डिज़ाइन में पहले हम जो भी काम करने वाले हैं उसका रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, परिभाषित करते हैं। उसके पश्चात विभिन्न उपलब्ध विकल्पों, यानी हमारे पास कई ऑप्शन हैं, ठीक है, उसमें से हमारा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, उस बेस्ट ऑप्शन को अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग। क्या होती है, इंजीनियरिंग। ठीक है, अभियांत्रिकी का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग के विभिन्न सिद्धांत। अब इंजीनियरिंग के विभिन्न सिद्धांत के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, विभिन्न सिद्धांत का मतलब ये है कि जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, ठीक है, उसमें मैकेनिज्म होता है, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, और फिर आप सभी को डिफरेंट लॉज के बारे में पता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, जैसा कि आप सभी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, मैकेनिज्म,
उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लॉज, जैसे कि न्यूटन्स का लॉ है। अगर मैं कुछ ऐसा हीट ट्रांसफ़र वाली चीज़ बना रहा हूँ तो फूरियर्स का लॉ यूज कर रहा हूँ, है ना। तो डिफरेंट जो लॉज बने हुए हैं, ठीक है। आप सभी अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ के आए होंगे तो उसमें आप सभी को लामीज का थ्योरम मिल जाएगा, और मतलब डिफरेंट लॉज हैं लीवर वगैरह के बारे में। लास्ट में आपने मशीन के बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंशियल, स्क्रू जैक वगैरह। तो डिफरेंट लॉज के अनुसार हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस क्यों करना है कि अगर कोई भी आप सभी मान लो स्कूटर बना रहे हो, ठीक है, स्कूटर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उस पर हम सपोज हम करीबन 4 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 4 लोग बैठ सकते हैं। तो हमको उसको ये तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमें 2 ही लोग को बैठाना है, यानी हमारी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो 4 लोगों की होनी चाहिए, लेकिन उस पर बैठेगा सिर्फ 2 ही लोग। क्यों? क्योंकि हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम 4 लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 4 लोग को ही बैठाएंगे, क्योंकि आपको इंडिया की कंडीशंस पता है, बनता तो 6 लोगों के लिए है कि 6 लोगों का वजन वो ग्रैब कर सकता है, लेकिन बैठने के लिए तो 2 को ही ज़्यादा है, फिर भी 3 से 4 लोग बैठ जाते हैं। तो इस बात का वो ध्यान रखें कि मानव के लिए ऐसा ना हो कि जन मान की हानि की संभावना हो कि हाँ कोई मर ही जाए, ठीक है। तो उसकी एनालिसिस करेंगे और उसकी सिंथेसिस करेंगे, अंत में उनका मूल्यांकन करेंगे। एवेल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है कि पैसा का भी ध्यान रखना होता है। ये जब मैंने ऑप्शंस की बात करी ना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, पैसे के लिए ये कहा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है कम बजट में, यानी हमें इफ़िशियंसी भी अच्छी मिले, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिले, यानी हमारा जो काम हो रहा है वो बेहतर हो और पैसा भी कम लगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा उसका हम पता लगाएंगे। वो आपका मशीन डिज़ाइन की कह सकते हैं एक व्याख्या को दर्शाता है। मुझे लगता है कि मशीन डिज़ाइन एक्चुअल में क्या है आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। मुझे आशा है जितना मेरे पास अनुभव है आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए, आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं समझाएंगे। इतना आप लोग कर दिए, इतना आपने कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हो आप, सबसे पहले ड्राइंग यूज करते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर एग्ज़ाम में आप हाइलाइटर यूज करते हो तो आपका इम्पैक्ट कितना अच्छा रहता है वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। इवन मैंने भी 3rd सेमेस्टर से हाइलाइटर यूज करा। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि हाइलाइटर यूज करेंगे, अब देखो तो अब तो जांचने लगी कॉपियाँ उसको स्कैनिंग करके, तो हाइलाइटर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन आप लोग को अगर हाइलाइटर यूज करने का मौका मिल रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। हम ड्राइंग पहले यूज करेंगे, यानी ड्राइंग पर हम जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसको एक बार दर्शाएंगे, फिर हम उसके सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे, फिर हम निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आगे आइए और छोटा सा एक शॉर्ट डेफिनेशंस है उसको समझेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ डिज़ाइन को समझते हैं। मशीन को डिज़ाइन करने के लिए भौतिक यानी फिजिकल, जैसा कि मैंने बताया कि फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे न्यूटन्स का लॉ है, ठीक है, तीनों लॉ है, वो फिजिक्स के ऊपर भी है, ठीक है। फिजिक्स पूरा वेस्ट है, ठीक है, मतलब आपका पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर बात करें तो फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। फिर केमिकल, भाई रसायन को तो ख़त्म ही नहीं कर सकते ना। अगर आपने पढ़ा होगा प्लास्टिक के बारे में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और जो आप सभी के पॉलीमर्स हुआ करते थे, आपके बैकेलाइट है, टेरलिन है, डेक्रॉन है, ठीक है, इन सब के ये तो केमिकल आपके पूरे केमिस्ट्री के अंदर ही तो आ रहा है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का तो आपको पता ही है, यूज ही है, बिना मैथमेटिक्स के इवैल्यूएशन कैसे आप करोगे, और जैसे कि उसका स्ट्रेस निकालना कि कितना लोड यहाँ पे जाएगा, सारी चीज़ें। ऊष्मागतिकी यानी थर्मल, यानी ऐसा तो नहीं है कि बिना थर्मल के भी कोई चीज़ पॉसिबल हो। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे हीट से रिलेटेड कुछ भी आप बना रहे हो, पंप बना रहे हो वहाँ पे, या आप सभी जो हीट ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बना रहे हो, तो वहाँ पे आपका ऊष्मागतिकी और स्थैतिकी और बलगतिकी, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, इन दोनों का यूज करते हुए, और द्रव्य के सामर्थ्य यानी जो भी मैटर है, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट है, उसकी स्ट्रेंथ, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आदि विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं मशीन डिज़ाइन के लिए।
तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ डिज़ाइन को समझते हैं कि डिज़ाइन के हम कौन कौन से टाइप्स यूज करते हैं। एक तो है आपका एडॉप्टिव डिज़ाइन और एक है डेवलपमेंट डिज़ाइन। एक एक को समझते हैं। तो अगर एडॉप्टिव डिज़ाइन का नाम देखोगे तो एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को एडॉप्ट करने का मतलब होता है अपना लेना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपना लेना। जैसे कोई भी फ़ोन बना हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना कैमरा डालना है, जो भी होते होंगे फ़ोन के रिलेटेड डिज़ाइनिंग करते समय, ठीक है, तो उसी को क्या कर लिया जाता है, डायरेक्टली उसी के बेस्ड पे नया प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है। यानी कोई भी अगर मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो उस पर कितना लोड पड़ेगा, कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, किस पॉइंट पे कहाँ स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कहाँ पे लोड है, कहाँ पे टॉर्जन ज़्यादा है, वो सारी चीज़ों को पहले वाली चीज़ को लेकर के आप डिज़ाइनर क्या करता है, उसी चीज़ को डिज़ाइन कर लेता है और उसी चीज़ को आगे प्रोडक्ट बनता रहता है। जैसे कि मान लो हीरो कंपनी है, उसका आपका मोटरसाइकिल तैयार हो रहा है, तो पुराना एक मॉडल तैयार है, हो सकता है कि कोई नया वर्जन जब लॉन्च करेगा तब उसमें डेवलपमेंट करेगा जो कि नीचे है, लेकिन अगर वही मॉडल स्प्लेंडर तैयार करना है तो वही से सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है डिज़ाइनर और चलता रहता है आगे, राइट। अगर मैं दूसरी बात करूँ डेवलपमेंट डिज़ाइन, तो इसमें पुराने डिज़ाइनों को क्या किया जाता है, रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? रेफरेंस के रूप में। पुराने डिज़ाइनों को हम रेफरेंस के रूप में लेंगे, फिर उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट्स की हम डिज़ाइन करते हैं और पुराने डिज़ाइनों में समावेश किया जाता है, यानी पुराने डिज़ाइन को हम रेफरेंस के रूप में ग्रैब करते हैं। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो मैंने थ्योरी लिखी है ये आप नोट्स के माध्यम से परचेज करोगे, आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला होता है न्यू डिज़ाइन। तीसरा हमारा क्या है? न्यू डिज़ाइन। अब सिंपल सी बात है, एडॉप्टिव डिज़ाइन आपने पढ़ लिया और उसके बाद न्यू डिज़ाइन पढ़ लिया और डेवलपमेंट डिज़ाइन पढ़ लिया। अब तीनों का सिंपल सा नाम से ही चीज़ें क्लियर हैं। इसमें क्या होता है कि एक नया डिज़ाइनर होता है। सपोज अब मैं बीटेक कर लिया, उसके बाद मैं एमटेक करूँगा डिज़ाइन से सपोज, ठीक है, तो अब एमटेक डिज़ाइन करूँगा, कोई भी कंपनी मुझे हायर करेगी एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, तो वो तुम्हें इसलिए रखेगी कि आप टाइम आपको दिया जा रहा है, आप आराम से बैठो और हमारे कंपनी के बारे में या जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बारे में तरीके के डिज़ाइंस के बारे में सोचो कि हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। तो वो न्यू डिज़ाइन के रूप में आता है। यानी आप अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं उसके बेसिस पे सोच विचार करके एक नया डिज़ाइन आप तैयार करते हो। मैं आप सभी को बता दूं मैकेनिकल वालों को कि सबसे बेहतरीन जॉब मैकेनिकल में सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियर की है। शायद आपको ये चीज़ अनुभव नहीं है। एज अ डिज़ाइन इंजीनियर होना बहुत टफ भी है, लेकिन कोई भी झंझट नहीं है। आपको अंदर केबिन में बैठे रहना है, बस अपना दिमाग लगाना है, जो कि बहुत क्रिटिकल चीज़ है। और सबसे ज़्यादा पैसा भी डिज़ाइन को ही मिलता है। अगर आप IIT NIT से एमटेक करने जाते हैं डिज़ाइन से, तो काफ़ी ठीक ठाक 10 LPA से 12 LPA तक का एवरेज पैकेज इस समय चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो है कि आप वहाँ जा कर के पढ़ोगे भी तो उस तरीके से चीज़ें करोगे, ठीक है। और न्यू डिज़ाइन भी कई तरीके से होता है, मतलब इन्होंने इसका सब टाइप्स दे रखा है, आप सब टाइप से भी देख सकते हो। तार्किक डिज़ाइन, अनुभाविक डिज़ाइन, अनुकूलतम डिज़ाइन, ठीक है। तो याद कर सकते हो, नहीं याद भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है? यदि डिज़ाइनों को डिज़ाइन करते समय उनको बनाने में प्रयुक्त होने वाली मशीनिंग प्रक्रियाएं एवं उपलब्ध मशीनरी को बेस बनाया जाता है। यानी जो इंडस्ट्री की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेस के तौर पे लिया जाता है कि इनके बिना नहीं डिज़ाइन हो पाएगा, वो है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन यूज किया जा रहा है, तो ये है आपका सिस्टम डिज़ाइन। इसी तरीके से एलिमेंट डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि आपने 4th सेम में पढ़ रखा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आप सभी को मिले होंगे, जैसा कि आप लोग उसमें पढ़े होंगे FDM के बारे में, ठीक है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, और क्या पढ़ा है आपने, SLS पढ़ा है, सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग पढ़ा है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, है ना। मुझे भी थोड़ा कम याद आ रहा है, बट जितना भी है कि आप सभी के ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर आते हैं। अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं था मेरे बच्चों, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब आप कहोगे भैया यही पूछा जाएगा? जी हाँ, ये पूछा जाएगा। और नहीं पूछा जाएगा तो मुझे बता देना कमेंट करके, जब पेपर दे के आना। डिज़ाइन की आवश्यकता, डिज़ाइन की आवश्यकता भैया, तो जैसा कि शुरुआत में पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि डिज़ाइन की आवश्यकता में सबसे पहला पॉइंट आता है। अगर पहला पॉइंट देखेंगे तो रिकॉग्निशन ऑफ नीड, यानी समस्याओं की पहचान। जैसे कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको समझोगे तभी तो कोई नई चीज़ का डिज़ाइन करोगे। जैसे आप रूम में रह रहे हो,
कहाँ पे अपना हैंगर लगाना है, कहाँ पे बोर्ड लगाना है, किस टाइप का बोर्ड लगाना है, टेबल कहाँ सेट करना है, आपको समस्या हुई, फिर उस तरीके से आपने वहाँ के इन्वायरमेंट का डिज़ाइन किया। उसी तरीके से जैसे ही समय बदलता जा रहा है, जैसी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में लोग चल रहे हैं, तो सेंसर्स का यूज़ किया जाए जिससे कि सामने कोई आए रुक जाए, तो वो समस्या थी और उसकी पहचान होकर के अब आपका वो डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। राइट है। चलिए, फिर जब समस्या आई तो उसका हल निकालेंगे डिज़ाइन के ही माध्यम से कि उस चीज़ को क्या करेंगे हम। जैसे मैंने बताया कि आपकी कोई भी बाइक है, कोई भी हमने बाइक बना लिया है, ठीक है, कोई भी हमने बाइक बनाया, तो अब यहाँ पे सेंसर जब मैंने यूज कर लिया तो अब सामने से कोई आया, ठीक है, वो उसको ठोकर मारने से बजाय वो रुक गई। अब ये समस्या थी कि अगर नहीं सेंसर यूज होता तो इसको ठोकर मार देती, तो उसका सॉल्यूशन निकला, उस समस्या का हल निकला किसके रूप में कि सेंसर हमको लगाना है। तो ये एक डिज़ाइन में ऐड हुआ आपका। फिर पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग, ठीक है, कि आपको उसके बारे में पहले से एनालिसिस था कि हाँ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसका हमने यूज़ करा। उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सब का अच्छे से यूज करना है। फिर ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी अनुकूलन करना है उसका। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करना है, यानी आपको किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड में रखना है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। आप सभी से ये इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप सभी? डेफिनेशन में यही लिखना है आप लोगों को कि स्टैंडर्ड क्या होता है आपका। स्टैंडर्ड ये होता है कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड है BIS, क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड को हम बनाए हैं उससे हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो एक आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। तो एक मानक के तौर पे आपको उसके अंदर ही आपको बनाना है किसी चीज़ को, ठीक है। जैसा कि आपको अगर मैं बताऊं तो इस समय AC का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री कर दिया गया है, पहले आपका 16 डिग्री हुआ करता था, ठीक है। तो अब ये चीज़ को आवश्यकता समझ में आई कि AC फट रहे हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से उसको 20 डिग्री पे कर दिया गया, ठीक है। इजी इन यूज, ठीक है, किसी भी चीज़ को जितना इजी इन यूज होगा उतना ही आपकी बिक्री भी होगी, तो इजी इन यूज बनाना है। फिर एस्थेटिक है, यानी सौंदर्यीकरण, यानी सुंदरता तो भाई ज़रूरी ही है, आपको भी पता है। और उसके बाद एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो भी वर्कर काम कर रहा है वो अच्छी तरीके से काम कर सके, यानी इफ़िशियंट तरीके से काम कर सके। ऐसा नहीं कि काम कर रहा है और हाथ उसका दर्द कर रहा है। ये अगला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आएगा ना, तो उसमें ये पढ़ोगे आप कि किसी भी वर्क प्लेस जहाँ पे आपका काम हो रहा है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपका जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है वो बहुत ही फ्रीली माइंड काम कर सके। तो श्रम दक्षता का मतलब यही है कि वो किस तरीके से बेहतर ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे कर सकता है किसी चीज़ का, ठीक है। यानी वो अनुकूलित माध्यम में रह सके, यानी उसको कोई भी दिक्कत ना आए, तो वो है आपका एर्गोनॉमिक्स। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा मतलब है कि सामने वाले को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, इंसेंटिव वगैरह दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। और फिर कोऑपरेशन, कि हाँ ये चीज़ अगर ऐसा करो तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी जो स्टेप्स आप सभी यहाँ पे देखें कि डिज़ाइन की क्यों आवश्यकता है, तो ये 11 पॉइंट 10 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइंड एंड अनडिज़ाइंड वर्क्स, यानी डिज़ाइन किए हुए वर्क और अनडिज़ाइंड वर्क्स में क्या क्या अंतर। भाई किसी चीज़ को अगर आप एनालिसिस किए हो, किसी चीज़ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, क्या उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसको ध्यान करके डिज़ाइन किए हो। और जो गांव में बच्चे लेकर के मोटरसाइकिल ये घूमते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे, उसको डिज़ाइन करना, उसमें क्या पता है कि कोई ज़्यादा मोटा आएगा तो बैठ के जाएगा, टूट जाएगा, टूट ही जाता है ना। तो डिज़ाइन किया हुआ और अनडिज़ाइन किया हुआ अंतर यही है कि डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक भरोसेमंद होगा। डिज़ाइन किया गया उत्पादन स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। स्टैंडर्ड के अनुसार का मतलब 3 लोग इस पर बैठ सकते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड चीज़ क्या होती है, वो मार्केट में इजीली मिल भी तो जाती है। कोई भी बोल्ट लगा हुआ है स्टैंडर्ड के अनुसार लगा हुआ है, तो वो बोल्ट आप मांगोगे कि R16 हमारा बोल्ट है, आपने आप दे देगा, है ना। तो हर एक चीज़ स्टैंडर्ड है। उसी तरीके से उसको खोलने वाला रिंच पाना जो होता है वो भी तो ऐसे ही है कि स्टैंडर्ड के अनुसार बनाओगे तो स्टैंडर्ड के अनुसार चीज़ें ईजिली मिल भी जाती हैं।
डिजाइन किए गए उत्पाद में जटिलता और अचानक बदलाव नहीं होंगे, जिससे कि जोड़ों पर प्रतिबलों के एकत्र होने की समस्या नहीं होती। एक होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अभी आगे समझ में आएगा, उसको मैं पहले ही बता देता हूँ। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है जैसे ये डिजाइन किया हुआ है हमने ना, ठीक है। अब क्या है, अचानक यहाँ से डायरेक्ट मुड़ रहा है और यहाँ पर भी देखोगे अचानक मुड़ रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जब स्ट्रेस ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से टूटने की संभावना पूरी तरीके से बरकरार रहती है। आपने देखा भी होगा कि ध्यान से अगर गाड़ी वगैरह में जहाँ पे पावदान वगैरह होता है कॉर्नर से टूट जाता है, क्यों? अगर उसको इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं अगला फिगर यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, अगला फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरीके से हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या हो गया आपका, स्ट्रेस क्या हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये टूटने की जो संभावना है वो बिल्कुल से कम हो जाती है। तो ये है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो अगर आपने उसको सही तरीके से डिजाइन किया है तो वो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन का ध्यान रखोगे और आपका वो बेहतर होगा, ठीक है। डिजाइन किए गए उत्पाद देखने में क्या होंगे, सुंदर होंगे और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप होंगे। भाई डेफिनेटली आवश्यकता के अनुरूप का मतलब जो भी स्टैंडर्ड बाजार का चल रहा है उसके हिसाब से होंगे और आपको चीज़ें अवेलेबल भी हो जाएंगी। डिजाइन किए गए उत्पाद में स्नेहन आदि की उचित व्यवस्था होती है, यानी लुब्रिकेशन के बिना कुछ नहीं है, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट किया गया है, उसके ऊपर किट लगी हुई है, तो सारी चीज़ों का डिजाइन किया गया है और उस तरीके से सोचा गया है कि लुब्रिकेशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये है डिजाइन किए गए उत्पाद का चालन, नियंत्रण, संयोजन और संस्थापन सरल रहता है। चारों का हिंदी समझ में आना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए क्रिटिकल होगा, बट कोई नहीं, ऐसे चालन अगर लिखा हुआ है तो इसको चलने से ले लो कि किसी भी चीज़ का उचित उपयोग करना, उसको डेली यूज करना और फिर उसको कंट्रोल करना और उसको काफ़ी दिन तक संयोज करके रखना। संयोजन का मतलब से यही मतलब है कि काफ़ी दिन तक वो चल रहा है और फिर उसको किसी जगह पे रखना यानी संस्थापित करना, ठीक है, कि काफ़ी दिन तक ये चले। वो सारी चीज़ें क्या रहती है, ईजी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता है। डिजाइन किए गए उत्पाद में सुरक्षा यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका ध्यान रखा जाता है। डिजाइन किए गए उत्पाद का पदार्थ यानी टेस्ट करके मटेरियल की टेस्टिंग होगी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स इसीलिए पढ़ाया जाता है, किस लिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज हो रहा है, हवाई जहाज़ में क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे कास्ट आयरन यूज हो रहा है, वहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन यूज हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों का कंपोजिशन, इवन अगर मशीन डिजाइन बीटेक का पढ़ोगे तो स्टील का एक कंपोजिशन, एल्यूमिनियम का एक कंपोजिशन डिज़ाइन के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होती है, डिज़ाइन डेटा बुक। मैं बता देता हूँ, डिज़ाइन डेटा बुक, एक डिज़ाइन इंजीनियर के पास डिज़ाइन डेटा बुक रहती है, उसको इतने डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो डिज़ाइन की डेटा बुक रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिज़ाइन प्रोसीजर, ये भी आप सभी से पूछा जाएगा, लिख करके नोट कर लो कि डिज़ाइन प्रोसीजर आप सभी से पूछा ही जाएगा। और जैसे मैंने बनाया है कुछ इसी वे में आपको बनाना है कि पहले आवश्यकता की पहचान करना है, फिर समस्या को निर्धारण करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, फिर मटेरियल का सिलेक्शन करना है, फिर प्रोसेस का सिलेक्शन करना है, फिर टेस्टिंग करना है, इवैल्यूएशन करना है और उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है और प्रेजेंटेशन, यानी आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो उसको दिखाना है। समझ आ गया? इसका एक एक चीज़ों को मैंने लिख भी दिया है कि डिज़ाइन प्रक्रिया का प्रारंभ आवश्यकता की पहचान से होता है। उसके बाद समस्या का परिभाषीकरण का मतलब होता है कि समस्या को हम पहचानेंगे कि हम आखिर किस उपयोग के लिए बना रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। फिर उस चीज़ का हम क्या करेंगे कि कौन सा कार्य कर रहे हैं और कितना यूज है, उस हिसाब से हम उसका एनालिसिस करेंगे। और फिर हम जब अपने कार्य का पता चल जाएगा तो उस तरीके से हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन सा मटेरियल बनाना है, उसकी हम क्या करेंगे, सूची बना लेंगे। इसको नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। फिर हमारे लिए बेस्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसका हम चयन करेंगे और फिर जिससे कि उसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि निर्माण का जो लागत है वो कम से कम हो, आसान हो पार्ट्स को बनाना, रख रखाव करना भी आप सभी के लिए इजी हो, ठीक है। तो उस तरीके से हम एक बेस्ट प्रक्रम यानी बेस्ट प्रोसेस का चुनाव करेंगे। अगला है टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मटेरियल का टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन आप सभी को पता है, जिसे हम यूटीएम कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो हर एक चीज़ का टेस्टिंग होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा यानी इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। जैसे कि परमिसिबल स्ट्रेस,
डेफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ते हो। यानी अगर आपको मॉस पता है तब आप एक बेस्ट डिजाइनर बन सकते हो। उसका साइज, आकार निश्चित करना होता है, फिर उसकी स्टैटिक, उसके पास डायनेमिक क्या लोड लगेगी उसको समझना होगा, और फिर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि ड्राइंग उसका हमको बनाना है, फिर असेंबली का ड्राइंग बनाना है, और फिर एक प्रॉपर डिज़ाइन उसका आपके पेपर पे बनना है। फिर उसके बाद हम अपना जो है डिज़ाइन का प्रोसीजर समझते हैं और उस पर क्या क्या सावधानियां हमको ध्यान में रखनी है इंस्टॉलेशन के दौरान, उन सबको समझेंगे। फिर उसको हम प्रेजेंट करेंगे किसके सामने, कंज्यूमर के सामने, या जो भी कंपनी है, कंपनी टू कंपनी उसको दिखाएंगे। कंज्यूमर की संतुष्टि के उपरांत उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी आपने उसको प्रेजेंट किया और कंज्यूमर उससे खुश हो रहा है तो आपको उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आइए एक गुड डिज़ाइनर के लिए क्या क्या रखना होता है, गुड डिज़ाइनर कैसे बन सकता है आदमी। आपको विभिन्न मेथड्स की जानकारी होना चाहिए, आपके अंदर ड्राइंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए। जैसे कि आपने ड्राइंग 1 पढ़ चुके हैं, है ना, हो सकता है कि आप लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े हों, ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2। मेरे हिसाब से तो आप लोग भी पढ़े होंगे ड्राइंग, ठीक है, मेरा ही वाला सिलेबस आप में चल रहा है, ठीक है। तो आपको पूरी ड्राइंग की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और आपके अंदर टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए कि हाँ आपसे झगड़ा झंझट ना हो। और किसी चीज़ को अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके प्रति दृढ़ निश्चयी होने चाहिए, मेहनती और मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, कौन सा डिसीजन कब लेना है, और कम्युनिकेशन स्किल यानी किसी से पूछ करके, कंपनी से वार्तालाप करके वो सारी चीज़ों को समझना आप एक गुड डिज़ाइनर का कारण होता है। आइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखो कि जैसा कि मैंने कई बार इस वीडियो में बताया कि कितना अधिकतम लोड वो सहन कर सकती है, ठीक है, और कितना आप अल्टीमेट लोड उस पर लगा रहे हो, ठीक है, यही है आपका। यानी जैसे कि मान लो मेरी ये कार है, ठीक है, मान लो कार है, ये आपका 600 किलो न्यूटन का क्या कर रही है, लोड जो है वो सहन कर सकती है, लेकिन हम इस पर लगा कितना रहे हैं, वर्किंग यानी वर्किंग लोड जो लगा रहे हैं वो मान लो 200 किलोमीटर का लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही है, किसी भी मशीन का डिज़ाइन उस अवयव द्वारा सहन किए जाने वाले सकने वाले अधिकतम लोड के लिए किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है अल्टीमेट लोड यानी कितना हम मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं, और वर्किंग लोड, इन दोनों का अनुपात होता है, और इसको अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है वो भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। लगाए गए भार की प्रकृति, जैसे लोड भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है सडन लोड, ठीक है, सडन लोड, इम्पैक्ट लोड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोड कौन सा लगा रहे हो, ठीक है। और फिर एक होता है कि आपका क्रीप फटीग जो आपने सुना है, धीरे धीरे लग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड करते समय कि हमारा लोड कौन सा लग रहा है, ठीक है। और फिर हम जब उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। फेल्योर के समय हमें जान माल की जो है हानि ना हो, उस हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या रखते हैं, ज़्यादा रखना चाहिए। डिजाइनर की प्रक्रिया के दौरान मानी गई विभिन्न मान्यताएं वो भी डिपेंड करती हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। फिर विभिन्न आपके प्रॉपर्टीज़, विभिन्न दशाओं में प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, और फेलियर होने की विभिन्न दशाएं। जैसा कि अभी नकल ज्वाइंट आप पढ़ोगे तो नकल ज्वाइंट में आप किस तरीके से फेलियर हो सकता है, जो आपका की लगा हुआ है वहाँ पर, और फिर जो आपका फोर्क लगा हुआ है, ठीक है, वो किन किन दशाओं में फेल हो सकता है, यही तो डिज़ाइन के अंदर पढ़ना होता है। आइए स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम लोगों ने समझा भी दिया था कि इस तरीके से आपके यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको फिलेट कर देंगे, यानी अवयव के किसी भी भाग में क्रॉस सेक्शन के अनियमित परिवर्तन के कारण प्रतिबलों का उस भाग के निकट बढ़ जाना ही प्रतिबल संकेंद्रण है। और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अवयव के पदार्थ का एक समान ना होना, यानी डिफरेंट जगह पे, कहीं पे मोटा है तो कहीं पे पतला है, इस तरीके से। भार का आरोपण यानी ज़्यादा भार वहाँ पे लग जाना। सेक्शन का अनियमित परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया कि एक समान ना होना, और वहाँ पे अगर स्क्रैच वगैरह है तो वो आपके स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण हो सकते हैं। उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, फिलेट कर सकते हो, अंडर कट कर सकते हो, वहाँ पे नोच बना सकते हो। इससे करने से क्या होता है कि आपका वो थोड़ा वहाँ पे बट जाता है और वो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो
उसके बाद अगर जैसे ये नोच वगैरह बना रहे हो तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हो, ज़्यादा नोच बना करके कम कर सकते हो। चूड़ीदार भागों में अंडरकट बना करके कर सकते हो। और यहाँ पे कीज़ बना करके भी अपने क्या नाम है, साफ्टों के कुंजी जो होते हैं जहाँ पे कीज़ बना करके स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं। अब आता है फटीग एंड इंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, तो एक सेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है, और जिनको भी नोट्स वगैरह लेना है आप नोट्स के बारे में भी देख सकते हो, सारी चीज़ों को समझ सकते हो, तो जा करके ऐप पे ले सकते हो। तो ये था एक सेशन जो कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।